हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कि हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट के कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये आता ही आता है। डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने जो है डिफरेंट प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन किए हैं। उनमें से एक है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल जो कि एक फेमस इंडस्ट्रियल है फ्रांस का, उसने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए हैं अपनी बुक में जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो उसने दिया है वो है डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वर्क का डिवीज़न कर देना। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जो होल वर्क है उसको डिवाइड कर देना चाहिए डिफरेंट पार्ट्स में, और हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को वर्क का केवल एक ही पार्ट असाइन किया जाना चाहिए उसकी एबिलिटी और टेस्ट के अकॉर्डिंग। जब एक पर्टिकुलर पर्सन सेम वर्क को बार बार करता है तो वो उस काम को करने में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। इस तरह से जब एक पर्टिकुलर पर्सन किसी सेम वर्क को बार बार करता है तो उस काम को करने में एक्सपर्ट हो जाता है, और इस तरह से जो है स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स जो है वो रिसीव हो जाते हैं। सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलने चाहिए। इसका मतलब क्या है, जब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कोई पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है करने के लिए और हम उस काम से जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट के लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं, तो यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमने उसे उस काम को करने के लिए सफिशिएंट अथॉरिटी भी दी हुई हो। ठीक है। लेकिन ये सही नहीं है कि एक पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं किसी काम के लिए, लेकिन अगर हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी तो यह सही नहीं है। मीन्स अगर हम किसी पर्सन को किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमने उसे उस काम को करने के लिए अथॉरिटी यानी कि पावर दी हो, तभी हम उस काम की सक्सेस या अनसक्सेस के लिए हम उसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। थर्ड प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है बहुत ही असेंशियल है, मीन्स ज़रूरी है। किसी भी काम की सक्सेसफुल परफॉर्मेंस के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ही ज़रूरी है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, ओबीडियंस यानी कि आज्ञा मानना, या हम कहें रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, कि जो हमें अथॉरिटी मिली है, जो पावर मिली हुई है, उसका रिस्पेक्ट करना, उसका मिसयूज़ ना करना। ऑब्जर्वेंस ऑफ एस्टैब्लिश्ड रूल्स, जो भी रूल्स वगैरह बने हुए हैं, एस्टैब्लिश्ड हुए रूल्स, उन रूल्स को मानना। डिसिप्लिन कैन बी एस्टेब्लिश्ड, कि डिसिप्लिन को हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं सभी लेवल्स पर। कैसे? एक अच्छे सुपरविजन के द्वारा। क्लियरली एक्सप्लेनिंग द रूल्स, जो भी रूल्स वगैरह हमने बनाए हैं उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर देना है, समझा देना है कि ये रूल्स हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें रूल्स के बारे में पता नहीं था, और इससे हम डिसिप्लिन अच्छे से कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग ए सिस्टम ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, कि रिवार्ड यानी कि इनाम और पनिशमेंट का सिस्टम इम्प्लीमेंट करके, मीन्स अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड दें, और अगर किसी ने गलत काम किया है या काम सही नहीं किया तो उसके लिए उसको पनिश किया जाए। तो ये भी क्या अपने आप में एक डिसिप्लिन है। एक मैनेजर जो है अपना एग्जाम्पल जो है अपने सबॉर्डिनेट के सामने प्रेजेंट कर सकता है। कैसे? अपने आप को डिसिप्लिन में रखकर। मीन्स अगर हमें कहते हैं कि सभी एम्प्लॉय टाइम पर आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो मैनेजर है वो खुद पहले टाइम पर आए, क्योंकि अगर वो टाइम पर नहीं आएगा तो वो कैसे देखेगा कि वो कैसे मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसके एम्प्लॉय टाइम पर आए। तो इसके लिए ज़रूरी है मीन्स कि एक मैनेजर को खुद पहले डिसिप्लिन में होना चाहिए, तभी वो अपने एम्प्लॉय से डिसिप्लिन एक्सपेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को एक टाइम में एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, और वो उसी सुपीरियर के लिए आंसरेबल होना चाहिए, यानी कि उसी सुपीरियर को वो उस काम के लिए आंसर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो काम सही हुआ है या नहीं। मीन्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट ए टाइम एंड ही शुड बी आंसरेबल ओनली दैट सुपीरियर। अगर उसको ऑर्डर जो है एक साथ कई सुपीरियर से मिलते हैं, मीन्स अगर एक एम्प्लॉय को एक ही टाइम में
एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलते हैं तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि किसके ऑर्डर को वो प्रायोरिटी दे, मीन्स किस सुपीरियर के ऑर्डर को वो माने और किसको वो ना माने। ऐसी सिचुएशन जो है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को एडवर्सली इफेक्ट करती है, मीन्स उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। एक है हमारी राइट अप्रोच, इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं राइट अप्रोच, और एक हम कह रहे हैं रॉन्ग अप्रोच। राइट अप्रोच क्या है कि ये M1 है जो कि मैनेजर है, S1, S2, S3 ये हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं। S1 सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर कहाँ से मिल रहा है, मैनेजर M1 से, ठीक है। और M1 जो मैनेजर है वो ऑर्डर दे रहा है S2 सबऑर्डिनेट को, और M1 मैनेजर ऑर्डर दे रहा है S3 को। मीन्स यहाँ पर जो S1 है सबऑर्डिनेट उसको एक टाइम में ऑर्डर किससे मिल रहा है, एक ही से, M1 मैनेजर से। S2 को भी एक टाइम में एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिल रहा है, और S3 को भी एक टाइम में एक ही मैनेजर से ऑर्डर मिल रहा है। तो ये क्या है हमारी राइट अप्रोच। अब इधर देखो, यहाँ पर हमारे जो है दो मैनेजर है M1 और M2, सबऑर्डिनेट्स वही S1, S2 और S3 हैं। M1 मैनेजर जो है S1 को ऑर्डर दे रहा है, और इस S1 को जो ऑर्डर है वो M2 मैनेजर से भी मिल रहे हैं सेम टाइम पर। यानी कि S1 सबऑर्डिनेट को जो ऑर्डर है एक तो M1 मैनेजर से मिल रहा है और दूसरा M2 मैनेजर से मिल रहा है, यानी कि सेम टाइम पर S1 को ऑर्डर M1 से भी मिल रहा है और M2 से। अब वो इस कंफ्यूजन में रहेगा कि वो किसके ऑर्डर को माने, M1 के माने या M2 को माने। तो ये क्या होगी हमारी रॉन्ग अप्रोच। इसी तरह से यहाँ पर S2 को देखो M1 से भी ऑर्डर मिल रहा है और M2 से भी, तो ये भी रॉन्ग अप्रोच है। S3 को M1 से भी ऑर्डर मिल रहा है और M2 मैनेजर से भी ऑर्डर मिल रहा है। तो जब एक ही टाइम में किसी सबऑर्डिनेट को या किसी एम्प्लॉय को मतलब एक से ज़्यादा सुपीरियर से ऑर्डर मिलते हैं तो ये क्या हो जाती है हमारी रॉन्ग अप्रोच। तो राइट अप्रोच क्या है कि एक टाइम में एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि वो उसके ऑर्डर को मान सके। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक प्लान है, ठीक है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, प्लान लेकिन एक है और ऑब्जेक्टिव भी उसका एक ही है, सेम है, तो उसका एक ही हेड होना चाहिए। मीन्स हमने क्या कहा, एक प्लान है, ऑब्जेक्टिव भी सेम है, लेकिन उसमें एक्टिविटीज़ तो बहुत है, लेकिन उसका एक ही हेड होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी ओनली वन मैनेजर, कि एक ही मैनेजर होना चाहिए कंट्रोल करने के लिए जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है। मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जिन एक्टिविटीज़ को करने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, तो उस पर जो कंट्रोल करने वाला है वो एक ही मैनेजर होना चाहिए। मीन्स जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन देने वाला जो है वो एक ही होना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज है रेमुनरेशन टू एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ को जो रेमुनरेशन दिया जाए वो कैसा होना चाहिए। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि एम्प्लॉयज़ को जो रेमुनरेशन मिलना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। फेयर मतलब सही होना चाहिए, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ और जो ओनर्स हैं उनको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल सके। मीन्स एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहे कि उनको सही रेमुनरेशन मिल रहा है और ओनर्स को भी सेटिस्फेक्शन मिलती रहे, मीन्स ओनर्स भी सेटिस्फाई रहे। अब ये ड्यूटी किसकी है, मैनेजर की है, कि उसको इंश्योर होना चाहिए कि कि एम्प्लॉय को जो रेमुनरेशन मिल रहा है उनके वर्क के अकॉर्डिंग मिल रहा है, मतलब जितना वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पूरा रेमुनरेशन मिल रहा है। अगर उनको जो उनके वर्क के अकॉर्डिंग सही रेमुनरेशन नहीं दिया जाता तो वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी परफेक्ट डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से और कैपेसिटी से काम नहीं करेंगे, जिसका रिजल्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। मीन्स अच्छे से प्रॉफिट वगैरह नहीं होगा, पूरी डेडिकेशन से काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, जिससे जो है ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉपर रेमुनरेशन जो है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। मीन्स जब रेमुनरेशन फिक्स करते हैं तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। लाइक कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है कि एक इंसान को जीने के लिए जो है मतलब जो जो चीज़ें चाहिए उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है। तो जैसे कि महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग उनको इतना रेमुनरेशन मिलना चाहिए कि एटलीस्ट वो अपनी जो है वो एटलीस्ट सही ढंग से वो जी सके, जो उनकी नेसेसरी गुड्स हैं उनको वो परचेज कर सके, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ लिविंग। डिमांड ऑफ लेबर, कि लेबर की कितनी डिमांड है,
ठीक है। अगर डिमांड जो है ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको रेम्यूनरेशन जो है वो ज़्यादा ही देना पड़ेगा। देयर एबिलिटी, उनकी काम करने के लिए एबिलिटी कैसी है, जो है उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, रिक्वायरमेंट वगैरह, इन सब बातों के अकॉर्डिंग जो है ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है। तो आज हमने जो है फ्यूल के कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सारे प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये जो नोट्स है आप टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।